चलिए सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का चैप्टर चल रहा है। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसीलिए हम इसे कुछ टुकड़ों में कर रहे हैं। अभी तक मैंने 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो जिसने अभी तक इस चैप्टर के तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको चैनल में जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके आपको फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आपको तीनों चैप्टर मिल जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका चौथा पार्ट। देखिए, कल हमने आपको वायरिंग घरों में जो स्थायी और अस्थायी वायरिंग के प्रकार थे वो मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, अस्थायी वायरिंग में आपको मैंने पीवीसी कंडक्ट और बैटन वायरिंग, ठीक है, कंसील्ड वायरिंग, ये सारे 5 प्रकार आपको करा देते। अब इसके अलावा भी कुछ वायरिंग होती है जो कि हमारे घरों में की जाती है या कई जगहों पे उद्योगों में की जाती है। वो कौन सी वायरिंग होती है आज हम पढ़ेंगे। देखिए, तो ये देखिए, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सम इम्पोर्टेंट वायरिंग। तो उपरोक्त वर्णित वायरिंग जो भी हमने अस्थायी वायरिंग पढ़ी, तो उपरोक्त वर्णित वायरिंग के अतिरिक्त उद्योगों में कुछ अन्य प्रकार की वायरिंग भी की जाती है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। सबसे पहले देखिए, आपके सामने आएगी पावर वायरिंग। तो पावर वायरिंग क्या होती है दोस्तों? देखिए, जो हाई पावर के लिए इस्तेमाल की जाती है ना, वही पावर वायरिंग होती है। तो देखिए, जैसे कि मोटर के सुगमतापूर्वक प्रचालन हेतु विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए ये वायरिंग, जैसे मोटर है, एसी है, हीटर है, तो इसमें क्या है, मोटे तार पावर वायरिंग लगती है। ठीक है, जो मोटे मोटे तारों की वायरिंग होती है उसे ही हम पावर वायरिंग कहते हैं। हीटिंग, कूलिंग आदि प्रणालियों में कुछ महत्वपूर्ण वायरिंग की जाती है जो कि उपकरणों एवं युक्तियों से संपर्कित की जाती है। इन प्रणालियों में स्थापित की गई वायरिंग की इस प्रक्रिया को फील्ड वायरिंग कहते हैं। ये जो स्थापित वायरिंग है, इस प्रक्रिया को फील्ड वायरिंग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पावर एवं कंट्रोल वायरिंग सम्मिलित की गई है। मतलब कि इस सब के अंतर्गत पावर एवं कंट्रोल वायरिंग सम्मिलित की गई है। पावर वायरिंग द्वारा, जो आपकी पावर वायरिंग आपको पता हो, पावर वायरिंग के द्वारा हीटिंग व कूलिंग प्रणालियों को वैद्युतिक ऊर्जा की सप्लाई प्रदान की जाती है। व कंट्रोल वायरिंग द्वारा इन प्रणालियों को, यानी कि देखिए, अब आपसे समझिए पावर वायरिंग क्या होता है। पावर वायरिंग के द्वारा हीटिंग और कूलिंग प्रणालियों में जितनी भी हीटिंग और कूलिंग प्रणाली है जो कि हाई पावर पे ऑपरेट होती है, उसमें पावर वायरिंग की जो वायरिंग है ना, पावर वायरिंग के थ्रू तो हम लोग सप्लाई देते हैं। ठीक है, और कंट्रोल वायरिंग होती है, कंट्रोल वायरिंग के थ्रू हम उस सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो ये होती है पावर और कंट्रोल वायरिंग। देखिए, कूलिंग में हीटिंग प्रणाली की पावर वायरिंग सामान्यतः सरल होती है एवं इन इकाइयों को स्थापित करना भी बहुत नॉर्मल वायरिंग की तरह होती है, बट वायर हमारा काफ़ी मोटा होता है। सामान्यतः 2 प्रकार की पावर प्रणाली है जो कि स्प्लिट एयर कंडीशन और हीटिंग प्रणाली पर आरोपित की जाती है। पहली कंडेंस यूनिट से संयोजित तथा दूसरी इवेपोरेटर फैन मोटर या फर्नेस से कनेक्ट की जाती है। सो ये डायग्राम हमारे किसी भी काम का नहीं है, तो इसे स्किप करते हुए चलेंगे आगे। कंट्रोल वायरिंग, तो अभी बताया ना, वो वायरिंग जो हीटिंग में कूलिंग अप्लायंसेस को सप्लाई देती है, जो सप्लाई देती है उसे कहते हैं हम लोग हीटिंग पावर वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग कौन सी होती है दोस्तों? हीटर एवं एयर कंडीशन प्रणाली में, जो आपका हीटर और एयर कंडीशन प्रणाली में कंट्रोल वायरिंग पावर वायरिंग के समान ही महत्वपूर्ण होती है। कंट्रोल वायरिंग भी बिल्कुल पावर वायरिंग के समान ही बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर रेजिडेंशियल और छोटे व्यवसाय उपयोग में लो वोल्टेज सप्लाई का उपयोग किया जाता है, जबकि बड़े बड़े उद्योगों में हाई वोल्टेज पावर का उपयोग किया जाता है। सो अब हाई वोल्टेज पावर के लिए अपन को विशेष प्रकार की कंट्रोल प्रणाली की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज और करंट आपका बढ़ता जाएगा, वैसे जो आपके कंट्रोल वायरिंग की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ता जाएगा। तो कंट्रोल वायरिंग को इंस्टॉलेशन निर्देश के अनुसार इंस्टॉल करना आसान होता है। छोटे व्यवसायों में प्रयुक्त कंट्रोल वायरिंग में कंट्रोल रिले, अब जो छोटे छोटे उद्योग है वहाँ पे हम लोग कंट्रोल रिले का प्रयोग करेंगे, जबकि जो कि 24 वोल्ट कंट्रोल के स्थान पर 240 वोल्ट कंडेंसिंग को सप्लाई करती है। लो वोल्टेज कंट्रोल प्रणाली के साथ 2 स्टेज हीटिंग में 2 स्टेज कूलिंग का उपयोग भी किया जा सकता है। यानी कि लो वोल्टेज में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो कंट्रोल वायरिंग, तो वो 2 स्टेज हीटिंग में 2 स्टेज कूलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी जो डायग्राम है ना, दूर दूर तक इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, इसको आपको अलग फेंक देना है। चलिए लास्ट देखिए क्या लिखा है। एयर कंडीशन में हीटिंग प्रणाली की वायरिंग की स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जो एयर कंडीशन और हीटिंग प्रणाली, इसकी वायरिंग करना बहुत महत्वपूर्ण कारक है। कंट्रोल प्रणाली किसी भी वैद्युतिक प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि हर वायरिंग के अंदर कंट्रोल वायरिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि सारा कंट्रोल उसी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसका कार्य पूर्ण प्रणाली को कंट्रोल करना होता है। तो ये था आपका पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। अब देखिए कम्युनिकेशन वायरिंग और एंटरटेनमेंट वायरिंग। तो एंटरटेनमेंट है ना, दुनिया से 3 चीज़ों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। विद्या बालन जी का डायलॉग था, बहुत ही बढ़िया, मूवी भी अच्छी थी काफ़ी, आई होप आपने देखी होगी। तो संचार, यानी कि जो कम्युनिकेशन करते हम लोग बात कर रहे हैं फ़ोन पे, टेलीफोन पे, टीवी, ये सारी जो वायरिंग होती है, सो संचार उपकरणों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए मुख्यतः एक आपूर्ति सप्लाई बोर्ड की आवश्यकता होती है। इस बोर्ड में आवश्यकता अनुसार 2 पिन एवं 3 पिन के सॉकेट एवं उसके नियंत्रक स्विच स्थापित किए जाते हैं। किसी विद्यालय आदि में अधिक संख्या में कंप्यूटर को, मान लो कोई कॉलेज है, स्कूल है, 10-12 कंप्यूटर को एक साथ ऑपरेट करना हो, तो 10 बीच सप्लाई बोर्ड की आवश्यकता पड़ सकती है। और ये सभी बोर्ड एक पैरेलल लाइन में, ये सारे बोर्ड एक पैरेलल लाइन में कनेक्ट किए जाते हैं। तो देखिए, ये जो वायर होता है, इसकी केबल होती है,
बाहरी होती है पीवीसी की कवरिंग होती है, फिर मेटेलिक शीट, फिर पीवीसी की कवरिंग, और फिर सबसे अंदर जाके आपका कॉपर वायर होता है। ठीक है, सबसे अंदर जाके आपका कॉपर वायर होगा। चलिए, अब उपरोक्त के अतिरिक्त, इन सब उपयोगों के अतिरिक्त बहुमंजिला फ्लैट में, मान लो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पे केबल टीवी का संयोजन प्रदान करने हेतु प्रत्येक फ्लैट के मुख्य कक्ष में वैद्युतिक वायरिंग के साथ ही जो आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हो, आजकल देखा होगा छोटी सी पिन लगती है, उसमें से आपका केबल का वायर स्थापित किया जाता है। कक्ष के अंदर मुख्य बोर्ड पर संयोजित एक सिंगल पिन का जैक लगा दिया जाता है, जिसमें से आपका सप्लाई निकलती है। इसके तांबे का 14 स्क्वायर गेज या 16 स्क्वायर गेज का सिंगल कोर, आपने देखा हो डिस्क का वायर आपके घर में जिस तरह से सिंगल कोर का ये कॉपर वायर होता है, लगभग इतना मोटा होता है। देखो इतना ही मोटा, जितना आपको अभी लाइन दिखाई है इतना ही मोटा डायग्राम होता है, जिसके ऊपर पीवीसी आवरण और उसके ऊपर धात्विक जालीदार आवरण एवं उसके ऊपर बाहरी पीवीसी आवरण होता है। ठीक है, ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा धात्विक जालीदार आवरण मुख्य तार के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो जो मेटेलिक भाग आपने लगाया, ठीक है, जालीनुमा, आपने देखा होगा लोहे की वो व्हाइट कलर की जाली होती है, तो वो क्या उसको सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही रिटर्न वायर का कार्य भी करता है। केबल संयोजन में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक संयोजन बिंदु पर मुख्य कोर को मुख्य कोरोड से संयोजित किया जाए। प्रत्येक संयोजन बिंदु पर मुख्य कोरोड को मुख्य कोरोड से संयोजित किया जाए और कवच को कवच से संयोजित किया जाए। तो ये हो गया टीवी और केबल की वायरिंग, बस इतना ही था इसमें। ठीक है, यानी कि संचार और जो कम्युनिकेशन वायरिंग आपको मैंने बताया, एंटरटेनमेंट वायरिंग, वो क्या है, टीवी, कंप्यूटर, ये जितने भी आपके उपकरण कनेक्ट करने के लिए काम में ली जाती है, वो होती है आपकी कम्युनिकेशन या एंटरटेनमेंट वायरिंग। चलिए, अब जो स्टैंडर्ड केबल सिस्टम है, ठीक है, स्ट्रक्चरल, ठीक है, संरचनात्मक केबलिंग प्रणाली किस तरह से होती है, तो इसमें आपको क्या है, कुछ नियम, कायदे, कानून बताए जाएंगे और वो अपन को देखने हैं। देखिए, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेपर यानी कि यूटीपी केबल सामान्यतः स्ट्रक्चर केबलिंग प्रणाली का ही प्रकार है। वर्तमान में डेटा जो संचार तकनीक में सिंगल वायरिंग तकनीक भी सभी उपलब्ध बड़ी नेटवर्किंग तकनीक को सपोर्ट करती है। ये जो सिंगल वायरिंग प्रणाली को ही स्ट्रक्चर केबल प्रणाली, सिंगल वायरिंग प्रणाली को ही स्ट्रक्चर्ड केबलिंग प्रणाली कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं, बताइए निम्न में से स्ट्रक्चर्ड केबलिंग प्रणाली कौन सी है, सिंगल वायर, डबल वायर, ट्रिपल वायर या 4 वायर, तो आप क्या टिक करेंगे, सिंगल वायर। संचार केबलिंग के संदर्भ में स्ट्रक्चर केबलिंग प्रणाली में अभिप्राय उन सभी केबल व अवयवों से है जो कि संचार वायरिंग में लॉजिकल व पद्धबद्ध तरीके से स्थापित किए जाते हैं, जो कि संचार वायरिंग में लॉजिकल व पद्धबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से पद्धबद्ध किए जाते हैं। यूटीपी केबल के द्वारा आजकल स्कूल, कॉलेज आदि इत्यादि में लैन सप्लाई, आपने देखा हो लैन क्या होता है, यानी कि जो इंटरनेट चलाने के लिए आपने एक लैन वायर होता है, ठीक है, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो, जो इंटरनेट का मेन सेट बॉक्स होता है, उस बॉक्स में से केबल की सप्लाई लेके लैन केबल होती है, लैन केबल्स को कनेक्ट किया जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड यूटीपी केबलिंग प्रणाली के मुख्य लाभ निम्नवत हैं। यूटीपी केबल सामान्यतः सिंगल कलर कोडेड होती है। यूटीपी केबल आमतौर पर समाक्षीय केबल या फाइबर की तुलना में कम महंगी होती है। यूटीपी की स्थापना एवं टर्मिनेट इत्यादि करना बहुत आसान होता है। एक उत्तम यानी कि एक हाई कैपेसिटी की यूटीपी केबलिंग प्रणाली समाक्षीय की तुलना में उत्तम इंटरफेरेंस रिजेक्शन प्रदान करती है। फिफ्थ है, स्ट्रक्चर्ड यूटीपी केबलिंग कई संचार प्रोटोकॉलों को उसी वायर बंडल में रहने देती है, जैसे वॉइस डेटा, सीसीटीवी वीडियो कंट्रोल इत्यादि। तो ये होती है आपकी यूटीपी प्रणाली। कहाँ, आप लेन केबल, इंटरनेट, डेटा, सीसीटीवी वगैरह, फ़ोन में, ठीक है, जो आपके ना डब्बे वाले फ़ोन आते हैं जिस पर अपन घर पे बैठ के, पहले सब लोग इकट्ठे होकर बात करते थे, आजकल तो मोबाइल फ़ोन है तो सब अपने अपने कोने में लेके बैठे रहते हैं। तो टेलीफोन, सीसीटीवी कैमरा और कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए यूटीपी केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूटीपी केबल देखें, सबसे बड़ी बात क्या है, ये कलर कोडेड, मानो इसमें कम से कम मैं आपको बताऊं 8 वायर होते हैं, कम से कम 8 वायर होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। और ये केबल या फाइबर की तुलना में कम महंगा होता है, ठीक है। यूटीपी की स्थापना एवं टर्मिनेट इत्यादि करना बहुत आसान होता है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यूटीपी केबल क्या हुआ, स्ट्रक्चर केबलिंग प्रणाली, और ये कैसे होती है, सिंगल वायर टाइप। अब घरेलू वायरिंग अपन को करनी है तो इसका लेआउट बनाने के लिए कुछ संबंधित पद हैं, ठीक है, कि घरेलू वायरिंग का लेआउट किस तरह से बनाएंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे कुछ रामायण दे रखी होगी कि घरेलू वायरिंग के लिए इधर ऐसा ऐसा करें, तो इसको हटाएंगे। अपन मेन पॉइंट पे आते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए, तो वायरिंग करते समय आईई यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार कुछ नियम दिए गए हैं, वो पढ़िए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, वायरिंग लेआउट में प्रयुक्त केबल पूर्ण रूप से दृढ़ रबर या पीवीसी आवरण युक्त होनी चाहिए। जो आप लेआउट बना रहे हैं, अब केबल का प्रयोग करेंगे तो पूरी तरह से केबल कवर्ड होनी चाहिए। वायरिंग स्थापना में सभी चालक तांबे या एल्यूमिनियम के होने चाहिए। जब वायरिंग की स्थापना करो, सभी चालक, ठीक है, ऐसा नहीं लोहे का ले लिया, पीतल का ले लिया,
तांबे और चालक का एल्यूमिनियम के प्रयोग करने चाहिए। वायरिंग लेआउट के अंतिम उप परिपथ की वायरिंग में यदि चालक तांबे का हो तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1.0 mm² तथा एल्यूमिनियम का 1.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, वायरिंग में प्रयुक्त सभी संबंधित उपकरण भारतीय विद्युत अधिनियम 1956, मैंने आपको ये चीज़ क्लियरली बताई थी। पहला पॉइंट था जब हम चैप्टर स्टार्ट किया था, सभी वायरिंग के जो नियम मानेंगे वो विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत है जो मानेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत नियम कौन कौन से 50, 51, 58 और 61 सारे नियम पढ़ा दिए, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। वायरिंग स्थापना में प्रयुक्त सभी उपसाधन उपकरण इत्यादि सप्लाई के वोल्टेज मान एवं आवृत्ति के अनुरूप होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, भवन की वायरिंग का लेआउट बनाने से पहले वायरिंग के सभी स्थानों पर लेआउट बनाने से पहले अपन को क्या करेंगे, जिस जिस जगह पे अपन को एक्चुअल में बोर्ड लगाने वहाँ पे निशान लगा लेंगे, ठीक है, निशान लगा लेंगे। छठा है, पावर तथा ऊष्मीय उपकरणों को सब सर्किट सामान्यतः प्रकाश तथा लाइट पंखे से, यानी कि जो जो हाई कैपेसिटी के उपकरण हैं उन्हें हम अलग से सप्लाई देंगे, तो उनके लिए पावर पॉइंट अलग से बनाएंगे। सेवेंथ पॉइंट देखेंगे, मुख्य तथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को विद्युत भार कक्षों के निकट स्थापित करना चाहिए। वायरिंग ऐसी होनी चाहिए कि तारों की जांच आसानी से हो सके, यानी कि आप वायरिंग किस प्रकार से करोगे कि तारों की जो जांच है वो आसानी से की जा सके। वायरिंग का लेआउट बनाते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वायरिंग की जोड़ या लूप प्रणाली में कौन सी प्रणाली प्रयोग किया जाना चाहिए। लूप वायरिंग में वायरिंग करते समय लाइन में कोई जंक्शन बॉक्स आदि नहीं होना चाहिए एवं जोड़ प्रणाली में चालकों में सभी जोड़ अनुमोदित यांत्रिक संयोजकों तथा उपयुक्त तथा अनुमोदित जोड़ बॉक्स में लगाए जाने चाहिए, यानी कि प्रॉपर बॉक्स वगैरह में लगाने जाने चाहिए। चलिए, वायरिंग में प्रयुक्त चालक, जो आपका चालक है, स्विच है, प्लग है, ये सभी उचित मान के, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड वैल्यू के होने चाहिए और मेन आकार के। माना मुझे चाहिए इतना बड़ा, आप ले आए इतना छोटा, तो साइज और रेटिंग बराबर होनी चाहिए। वायरिंग का लेआउट बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, लाइट पंखे तथा सॉकेट के आउटलेट पॉइंटों का निर्धारण कर लो कि भाई इस एरिया पे तो मेरा लाइट और फैन का बोर्ड बनेगा और यहाँ पे पावर सॉकेट का बनेगा। जो लैंप है आपकी वो 60 वाट की होती है, छत के पंखे सॉकेट आउटलेट पंखों का निर्धारण अपन 60 वाट अजम्पशन मान के अपन सॉकेट के आउटलेट का निर्धारण करेंगे, ठीक है। एक अजम्पशन मान लेंगे, हाँ भाई ये इतने वाट का होगा, ये इतने वाट का होगा और इस हिसाब से मैं इतने स्विच यहाँ पे दूँ। 11वां पॉइंट है, मुख्य स्विच तथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को धातु के फिक्स टाइप के बोर्डों या सागौन की लकड़ी के दोहरे बोर्ड पर ही स्थापित करना चाहिए। 12 देखिए, वर्तमान में स्थापित की गई वायरिंग के अधिकृत लोड में तब तक स्थायी अस्थायी वृद्धि नहीं करनी चाहिए जब तक यह सुनिश्चित ना हो कि स्विच एवं उपसाधन इत्यादि में ओवरलोड सहन करने की क्षमता है या नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वायरिंग का लेआउट बनाते समय, ठीक है। अगर आपको किसी भी वायरिंग का लेआउट बनाना है तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको विशेष ध्यान रखने हैं। चलिए, सो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। बेसिक थ्योरी थी बट जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और इन्हीं पॉइंट्स में से आगे क्वेश्चन आएगा जो कि मैं आपको करवाऊंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वायरिंग सर्किट प्लानिंग, यानी कि अब आपको छोटे छोटे बोर्ड दे देंगे, भाई इस बोर्ड को बनाओ, इस बोर्ड को बनाओ। तो वायरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या, देखिए मैं आपको आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस दूंगा, ठीक है, कि जैसे कि आपको घर का बोर्ड कैसे बनाना है, बोर्ड की वायरिंग कैसे करनी है, सीरीज लैंप, पैरेलल लैंप, हॉस्टल वायरिंग, गोडाउन वायरिंग, ये सारी वायरिंग आपको किस तरह से करनी चाहिए, इसका मैं आपको वीडियोस दूंगा। तो सभी लोग उन वीडियोस को ध्यान से अच्छी प्रकार से देखेंगे ताकि आपको वायरिंग करना आ सके, ठीक है। बोर्ड किस तरह से बनाते हैं, बोर्ड की वायरिंग किस तरह से करते हैं वो आपको आ जाए। सो देखिए, किसी भी आवासीय कार्यालय, बैंक, अस्पताल, कार्यशाला आदि भवनों में वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना से पूर्व उस भवन के मानचित्र एवं भवन मालिक की आवश्यकताओं के अनुरूप हम लोग वैद्युतिक वायरिंग की योजना तैयार करेंगे। भवनों की वायरिंग का प्रारूप बनाते समय भविष्य में किए जाने वाले विस्तार, वायरिंग कार्य में सुगमता, उचित प्रदीप्ति स्तर एवं सभी चीज़ों का मतलब ध्यान रखेंगे कि भविष्य में कितने पॉइंट आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या काम होगा, इन सबको ध्यान में रख के हम लोग वायरिंग करेंगे। तैयार की गई योजना के अनुसार ही आवश्यक वैद्युतिक वायरिंग का आकलन एवं मूल्यांकन किया जाता है। जो हमने योजना तैयार की है उसी के अनुसार हम लोग सामान मंगाएंगे और उसी के अनुसार हम लोग सारा मूल्यांकन करेंगे। ग्राफ चिन्हों के साथ एक विशेष कार्य के लिए सर्किट के संयोजनों का योजनाबद्ध आरेख दर्शाया गया है। सर्किट में विभिन्न वायरिंग सहायक सामग्री के कार्यों को स्पष्ट करना सर्किट आरेख का उद्देश्य होता है। एक लैंप को दो विभिन्न स्थानों से कंट्रोल करने के लिए निम्न परिपथ आरेख बनाया गया है। मान लो एक लैंप है, ये किसकी वायरिंग है, सीडीओ की वायरिंग, ठीक है। आपको मैंने सीडीओ की वायरिंग वाला डायग्राम शायद नहीं बताया होगा, सीडीओ की वायरिंग का भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आपको वो वीडियो में दे दूंगा कि सीडीओ की वायरिंग किस प्रकार की जाती है। देखिए आपको दिख रहा होगा दो यहाँ पे टू वे स्विच है, ये टू वे स्विच है, इन टू वे स्विच के थ्रू हमने एक लैंप को सप्लाई दी। यानी कि मान लो जब आप एक सिड्डी है, ठीक है, आपके सामने अभी सिड्डी बनाते हैं, देखिए ठीक है, सिड्डी है और सिड्डी में एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे सिड्डी में एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे आपके सामने ये बल्ब लगा हुआ है। चलिए
अब एक स्विच यहाँ पर लगा हुआ है और एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, एक स्विच यहाँ और एक स्विच यहाँ लगा है। अब जैसे ही आप चढ़ना स्टार्ट करते हैं ये स्विच दबाएंगे तो बल्ब ग्लो कर देगा, और जैसे आप छत पे पहुँच गए, अब आपको छत पे जाना है तो ये सीढ़ियों का एक और स्विच आप दबाओगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। इसी तरह से जब आप दोबारा आगे इस स्विच को दबाओगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, और नीचे आके जब दोबारा बल्ब को दबाओगे, बटन को दबाओगे तो बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये किस तरह से होता है, ये होता है टू वे स्विच के द्वारा। देखिए टू वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं, जो बीच का पॉइंट होता है कॉमन होता है, उसी पॉइंट पे हम लोग फेज देंगे। बाकी जो दोनों पॉइंट के ऊपर और नीचे वाले सिरे उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, और सेकंड पॉइंट का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग लैंप से कनेक्ट कर देंगे, और वहाँ लैंप को तो न्यूट्रल देना जरूरी है। ध्यान रखना जो सिंगल वे, टू वे, कितने भी स्विच हो उन सभी को हम लोग सिर्फ फेज देंगे, न्यूट्रल सप्लाई नहीं देते। कुछ एक दो वायरिंग के प्रकार है जैसे टनल वायरिंग वगैरह, हम उसमें जरूर फेज देंगे, अन्यथा फेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे अपन। तो अब वायरिंग डायग्राम देखिए, अब वायरिंग कर दो, ये न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट लैंप में गई, ठीक है। अब जो लाइन आई वो सीधे मिडिल पॉइंट पे गई, और इसका ये वाला पॉइंट इसके लास्ट से और इसका ये वाला पॉइंट इसके फर्स्ट से जोड़ दिया, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको ऐसे खड़ा करोगे तो ये उसी तरह से दिखेगा। ये स्विच देखिए इस तरह से रखा है ना, अगर आप इसको इस तरह से कर दोगे तो वायरिंग पहले की तरह होगी, और इसका सेकंड स्विच का बीच वाला पॉइंट हम लोग लैंप में जाके जोड़ देंगे, तो आपके कनेक्शन इस तरह से हो जाएंगे। जब भी आप एक स्विच दबाओगे, अब देखो कनेक्शन समझने की कोशिश करो। मान लो कि ये स्विच अभी दबा हुआ है, ये स्विच अभी दबा हुआ है, तो बल्ब को न्यूट्रल तो मिल रहा है क्या, मगर अभी बल्ब को फेज मिला, देखो यहाँ से ये कहाँ है, यहाँ पे आया, क्या बल्ब को अभी तक फेज मिला, नहीं मिला। अब फेज कैसे मिलेगा, जैसे ही आप स्विच को दबाओगे तो ये स्विच यहाँ पे आ जाएगा, ये स्विच जैसे ही यहाँ पे आया तो देखिए इस सप्लाई के थ्रू होते हुए बल्ब को फेज मिल गया, और फेज बल्ब हमारा ग्लो कर गया। अब मैं ऊपर पहुंचा, जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने क्या करा, ये जो पॉइंट यहाँ पे था मैं इसको हटा के यहाँ पे ले आऊँगा। अब जैसे यहाँ लेके आया तो क्या बल्ब को फेज मिला, देखो बल्ब को फेज मिलना बंद हो गया ना, क्योंकि ये सप्लाई मैंने यहाँ कर दी। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ से फेज नहीं मिल रहा तो बल्ब मेरा ऑफ हो जाएगा। अगेन फिर मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये होती है टू वे वायरिंग। इसका वीडियो मैं आपको दूंगा ना अलग से, इतना बेहतरीन वीडियो, आप उसको जरूर देखिएगा। अब उपरोक्त दो विभिन्न स्थानों से एक लैंप को कंट्रोल करने का वायरिंग आरेख दर्शाया गया है। तो ये था आपका स्टेयर केस की लैंप, ठीक है, सीडीओ की वायरिंग। चलिए अब कुछ डायग्राम है जो कि हमें समझना जरूरी है। वायरिंग करते समय कुछ सिंबल है जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए वन वे स्विच, जो आपके घरों में नॉर्मल टीवी, फैन, ट्यूबलाइट का स्विच होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे आप स्विच दबाते हो तो ये कनेक्शन पूरे हो जाते हैं, और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से है। वन वे स्विच टू पोल, जो टू पोल का एक साथ ऑन ऑफ होते हैं, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, और सिंबल कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे दो डंडी बना देंगे। वन वे स्विच थ्री पोल, तो यहाँ पे 3 डंडियाँ आ जाएंगी देखिए, और ये 3 पोल आ गए। बहु स्विच स्थिति सिंगल पोल के लिए, तो देखिए यानी कि टू वे स्विच का प्रकार है, टू वे स्विच, और अगेन एक और टू वे स्विच आ गया। इंटरमीडिएट स्विच, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए। पुश बटन देखिए जब दबाते हो, ठीक है, ऐसा गोल बटन होता है जिसे हम दबाते हैं तो वो पुश बटन होता है। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पीयर के लिए 2 पिन और 3 पिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उल्टी छतरी बना देंगे, और यही अगर 15 एम्पीयर या 16 एम्पीयर गए तो एक और उल्टी छतरी बना देंगे साथ में। लैंप का सिंबल देखिए, लैंप आपका कुछ इस तरह से सिंबल बनाएंगे, और क्रॉस इसका ये सर्किट डायग्राम है और ये सिंबल है। फ्यूज देखिए, फ्यूज आप इस तरह से ही समझाया जाता है ज़्यादातर। उसके बाद घंटी, तो घंटी का सिंबल और आपका प्रतीक सेम है लेआउट में और सर्किट में। बजर का सेम रहता है, अर्थ पॉइंट सेम रहता है। सर्किट ब्रेकर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर को इस तरह से शो किया जाता है। टर्मिनल स्ट्रिप, जो स्ट्रिप लगाई जाती है 6 वे या 12 वे। लिंक, ये न्यूट्रल लिंक का डायग्राम है। न्यूट्रल लिंक आप किस तरह से बनाओगे, प्लग और सॉकेट का डायग्राम, और सीलिंग रोज। तो ये कुछ डायग्राम है सीलिंग रोज का। एनए, जहाँ जहाँ पे एनए लिखा है यानी कि उपलब्ध नहीं है, आप लोग गूगल से सर्च करेंगे और देख लेंगे। सो अभी तक क्या था आपका कि किस तरह से आपको वायरिंग के लिए सिंबल का प्रयोग करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अभी तक क्लियर हो गएंगे। अब एक एक करके कुछ सर्किट डायग्राम है जो कि हमें पढ़ने, और मैं बता देता हूँ आपको। मानो कि आपको घंटी, इलेक्ट्रिकल बेल है, आपके घर में घंटी है, उसका स्विच कैसे दबाओगे भाई। घंटी को सबसे पहले तो देखो 2 वायर है, एक फेज एक न्यूट्रल। मैंने बताया जो स्विच होते हैं उनको कभी भी न्यूट्रल नहीं देंगे। तो देखिए ये स्विच आया, ये पुश बटन लगाया, मैंने पुश बटन लगाता हूँ घंटी के लिए, जैसे ही बटन दबाया वो घंटी बजेगी और वापस अपना बटन नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो देखिए पुश बटन को डायरेक्ट फेस सप्लाई दी, और पुश बटन में 2 पॉइंट होते हैं, तो दूसरा पॉइंट हमेशा किसी भी बटन में 2 पॉइंट होते हैं। तो एक पॉइंट में तो हम फेस देते हैं, और दूसरा पॉइंट वहाँ जाता है जहाँ जिस चीज़ को हमको ऑपरेट कराना है, जिस चीज़ को हमें ऑपरेट कराना है। तो देखिए यहाँ आपको इस स्विच से ऑपरेट किसे कराना है, लैंप को, तो डायरेक्ट इस स्विच से। जैसे मैं ये स्विच दबाऊंगा तो फेस कनेक्ट होके लैंप को मिलेगा, और लैंप, ये जो घंटी है, घंटी को न्यूट्रल तो डायरेक्ट देंगे, घंटी को न्यूट्रल डायरेक्ट देंगे। तो ये हो गया आपका अलार्म घंटी या विद्युत घंटी का सर्किट डायग्राम। आई होप क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लैंप, तो लैंप का भी बिल्कुल एज इट इज देखो,
न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे दिया, फेज एक स्विच के थ्रू होते हुए, और ये स्विच कौन सा है, सिंगल पोल सिंगल वे स्विच है ये आपके लिए, ठीक है। एक सिंगल पोल सिंगल वे स्विच की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया आपका लैंप सर्किट डायग्राम। देखो हमेशा स्विच में आपका सिंगल वे या टू वे स्विच हो, हमेशा पुश बटन हो पुल बटन हो, हमेशा क्या आएगा, फेज आएगा। न्यूट्रल डायरेक्ट लोड को प्रदान करते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट लोड को प्रदान करते हैं। अब मान लो सीलिंग फैन चलाना है, तो ये सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन को मैंने डायरेक्ट न्यूट्रल प्रदान कर दिया। अब फेज आया पहले स्विच में, अब स्विच में आ गया। अब आपको पता है ना एक रेगुलेटर होता है जिससे स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, तो स्विच का जो पॉइंट है वो रेगुलेटर में जाएगा, और फिर रेगुलेटर का जो दूसरा पॉइंट है वो सीधे आपके कहाँ जाएगा, सीलिंग रोज यानी कि अपने पंखे में जाएगा। तो ये हो गया सीलिंग फैन का डायग्राम, ठीक है। ये सीलिंग फैन का डायग्राम हो गया। सॉकेट आउटलेट, अब आपको सॉकेट सर्किट बनाना है कि एक सर्किट के लिए एक सिंगल पोल स्विच, एक सॉकेट तथा अन्य वायरिंग सामग्री की आवश्यकता है। मैं ये कहता हूँ सॉकेट की पाइप इनको प्राय फेस पर कहा जाता है। देखिए ये जो इसने डायग्राम बना दिया ना थोड़ा सा गलत बना दिया, ये इसने टू वे वायरिंग का कुछ डायग्राम दर्शा दिया है, टू वे वायरिंग का डायग्राम आपको दिखा दिया है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जीने की वायरिंग का जो डायग्राम है वो तो यहाँ पे दे दिया इसने। सीडीओ की वायरिंग अभी अभी मैंने आपको समझाई थी, सीडीओ की वायरिंग अभी थोड़ी देर पहले आपको देखिए, ये जो है ना ये सीडीओ की वायरिंग ही बता दी थी मैंने आपको, तो यहाँ पे सीडीओ की वायरिंग नहीं बताएंगे। अब सॉकेट का डायग्राम देखिए इसने गलत दे दिया है, बनाया नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या होता है, ये मान लो ये फेज है, ठीक है, और ये न्यूट्रल है। अब ये आपके सामने देखिए 1 2 3 पिन का डायग्राम है। तो ये जो पिन होती है इसमें आप चार्जर लगाते हो, मिक्सी लगाते हो, तो मिक्सी में क्या कहीं से न्यूट्रल आ रहा है, नहीं। तो एक पॉइंट पे 3 पिन या 5 पिन के एक पॉइंट पे हमेशा, अगर मान लो ये 5 पॉइंट भी होना, तो ऐसा नहीं कि दोनों पॉइंट पे, सिर्फ आप एक पॉइंट पे न्यूट्रल दे दो और वो अपने आप ले लेगा बाकी पॉइंट भी। एक पॉइंट पे तो आपको न्यूट्रल देना है और दूसरे पॉइंट पे आप क्या दोगे, फेज दोगे। अब आप चाहते हो कि नहीं मैं डायरेक्ट ये स्विच ना हो, एक स्विच के थ्रू ये ऑपरेट हो, एक स्विच के थ्रू ये ऑपरेट हो, तो पहले अपन एक स्विच लगाएंगे, इस स्विच में क्या आएगा, फेज आएगा, और इस स्विच का निचला पॉइंट अपन देंगे यहाँ पे, यानी कि स्विच के पहले ऊपर के पॉइंट पे फेज आएगा। अब जैसे ही ये बटन दबाऊंगा तभी मेरा स्विच ये ऑन होगा, तभी हमारा मिक्सी चलेगी, तभी आपका चार्जर वर्क करेगा। तो ये हो गया सॉकेट को किस तरह से कनेक्शन दिए जाते हैं। आई होप आपको सॉकेट का कनेक्शन ध्यान हो। बाकी आपका जो मैंने एक बोर्ड बनाया है घरों में, जो नॉर्मल बोर्ड होता है, उसका अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब डायग्राम आता है कि एक लैंप है और उसे 3 स्थानों से आपको ऑपरेट कराना है, 3 स्थानों से ऑपरेट करना है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। इस सर्किट के लिए आपको 2 टू वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता पड़ेगी और लैंप होल्डर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, लैंप को न्यूट्रल दे दिया, ठीक है, ये यहाँ से हटा देना, ये इतना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैंप को न्यूट्रल दे दिया। फेज दिया सबसे पहले टू वे स्विच में। अब टू वे स्विच के थ्रू ये देखिए, ये जो ना ये इंटरमीडिएट स्विच होता है, ये होता है आपका इंटरमीडिएट स्विच। टू वे स्विच के थ्रू सप्लाई जाएगी, इंटरमीडिएट स्विच के थ्रू होते हो, और जो दूसरा वाला टू वे स्विच है उस पर कनेक्शन दे देंगे, वहाँ कनेक्शन दे देंगे। अब जैसे ही मान लो आप पहला बटन दबाओगे तो लाइट जलेगी, इंटरमीडिएट स्विच आप दबाओगे तब लाइट जलेगी, और तीसरा स्विच दबाओगे तब भी आपका बल्ब ग्लो करेगा। ये होते हैं एक ही लैंप को 3 स्थान से कंट्रोल करने का कनेक्शन डायग्राम, ठीक है, 3 जगह से कंट्रोल, यानी कि आप कोई भी बटन दबाओगे ना तो लाइट ऑफ भी हो जाएगी, तब लाइट ऑफ भी हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, जब तीनों स्विच ऑन होंगे, जब तीनों स्विच ऑन होंगे तब लाइट ऑफ रहेगी, और जब तीनों स्विच ऑफ रहेंगे तब भी आपकी लाइट ऑफ रहेगी। एक स्विच को ऑन होना जरूरी है तभी आपकी लाइट जलेगी। ट्यूबलाइट के सर्किट, तो ट्यूबलाइट का सर्किट बहुत ध्यान से सभी लोग देखेंगे। आपको पता है ट्यूबलाइट में 3 चीजें होती है, चौक, जो आपका लैंप जो जलता है, डंडा और स्टार्टर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फेज सप्लाई, ठीक है, एक फेज सप्लाई हम लोग सीधे डंडे को दे देते हैं। न्यूट्रल सप्लाई स्विच के थ्रू, न्यूट्रल सप्लाई स्विच के थ्रू होते हुए आते हैं आपकी चौक में, न्यूट्रल सप्लाई, या फिर अपन क्या करते हैं, सॉरी फेज, ये यहाँ पे न्यूट्रल दोगे और यहाँ पे फेज आएगा। फेज सप्लाई सीधे आती है आपके चौक में। चौक में आपका वोल्टेज स्टेप अप होता है। चौक का काम क्या है, लाइट में जो वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय उसे बहुत हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो एक चौक को हम क्या कहते हैं, एक तरह का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है और स्टेप अप करके लाइट में देता है। अब लाइट फिर भी स्टार्ट नहीं होती, तो ये जो वोल्टेज है इस लाइट के थ्रू होते हुए चौक में जाता है और चौक में फ्लिकरिंग करता है, लपचप करता है, और उसके बाद ये आपकी लाइट एक टाइम में जलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है, ये दोनों आपस में टच हो जाती है, जैसे लाइट के कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं और लाइट अपना ग्लो कर जाती है। तो ये होते हैं आपके ट्यूब लाइट का कनेक्शन डायग्राम। आई होप आपको ट्यूब लाइट का कनेक्शन समझ आ गया होगा। इसको करेक्ट कर लेना, ऊपर न्यूट्रल और नीचे फेज देंगे हमेशा, ठीक है। चौक को डायरेक्टली फेज दिया जाएगा क्योंकि ये स्विच है, तो यहाँ पे फेज आएगा। तो कनेक्शन आप समझ गए होंगे। चौक का काम वोल्टेज को स्टेप अप करना है, पहले फेज चौक में आएगा, फिर ट्यूबलाइट में जाएगा। यहाँ न्यूट्रल आपने दे दिया, और इस स्टार्टर को न्यूट्रल तो यहाँ से मिल जाएगा और फेज यहाँ से मिल जाएगा। सो ट्यूबलाइट के कनेक्शन भी आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। अब लैंप का मेजरमेंट किस तरह से करेंगे कि भाई कितना लैंप है, तो लैंप का मेजरमेंट करने के लिए घरेलू भवनों में वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना में
मूल रूप से लाइट, फैन, जो भी विद्युत उपसाधन है उसकी अपन को जांच करनी पड़ेगी भाई कितने हैं क्या हैं, और उसकी रेटिंग क्या है। सभी की कुछ अलग अलग रेटिंग होती है। मान लो आपका जो फैन है, लैंप है, लैंप 60 वाट का आता है ज़्यादा से ज़्यादा, सीलिंग फैन 60 वाट का आता है, टेबल फैन 60 वाट का आता है, 6 एम्पियर 3 पिन के जो सॉकेट होते हैं वो 100 एम्पियर 100 वाट के होंगे। फ्लोरोसेंट लैंप लंबाई के आधार पर मान लो 600 mm के तो 25 वाट, 1200 mm की तो 50 वाट, और 1500 mm के तो 90 वाट। पावर सॉकेट 16 एम्पियर के 1000 वाट का होता है एक सॉकेट। तो इस हिसाब से जांच करेंगे। मान लो कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे अलग अलग उपकरण है, वाटेज एवं फैन सर्किट में नापते अपन 6 एम्पियर का सॉकेट है 2, तो 100 × 2 200। एक लैंप लगी है तो 60 × 1 60 हो गया। सीलिंग फैन लगा एक तो 60 वाट का है तो 60 × 1, यानी कि एक कमरे में जो एक सर्किट है उसका टोटल लोड कितना हो गया 320 वाट। दूसरा सर्किट है जिसमें 2 लैंप है, यानी कि 60 वाट के 2 लैंप 120, 6 एम्पियर का एक सॉकेट है, यानी कि 100 × 1 100। सीलिंग फैन एक तो 60 × 1 60, यानी कि 280। तो पहले सर्किट का 320 और दूसरे सर्किट का 280, टोटल कितना हो जाएगा आपका 600 वाट। देखिए टोटल कितना हो जाएगा 600 वाट। अभी आपको एक बहुत ही अच्छा सुंदर सुशील डायग्राम दे रखा है। अब देखिए क्या है ये डायग्राम, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको लाइट और फैन लोड के लिए स्विच दे रखा है, यहाँ पे भी पावर लोड के लिए स्विच दे रखा है। अब एक्चुअली में क्या है, ये सप्लाई दे रखी है। देखिए यहाँ से फेज और न्यूट्रल आ रखा है, फेज और न्यूट्रल दोनों पे दे रखा है। देखिए एक यहाँ पे न्यूट्रल का लिंक बना दिया मैंने, एक लिंक बना दिया न्यूट्रल का, और यहाँ पे भी न्यूट्रल का मैंने एक लिंक बना दिया। उसके बाद आगे क्या सब जगह सप्लाई जा रही है। देखिए जिस जिस जगह पे आपको सप्लाई देनी है उस जगह पे आपकी सप्लाई पहुंच रही है। देखिए 60 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट है, यहाँ पे फेज न्यूट्रल पहुंच गया। फिर यहाँ पे 60 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट, 60 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट, 2 वे स्विच 60 एम्पियर लैंप के लिए। जहाँ जहाँ सप्लाई, अगर आप इसे जो अभी तक मैंने बताया उस हिसाब से अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो पूरा डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग सारा इसकी कैलकुलेशन करेगी कि कौन सी चीज़ कितने वाट की है, कौन सा सर्किट में कितने वाटेज पावर होगी, और आप इसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप अपने घरों में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये चीज़। चलिए केबल आकार का आकलन, जो आपकी केबल है उसका आकार का आप मेजरमेंट कैसे करेंगे। देखिए केबल का आकार हमेशा करंट की रेटिंग पर निर्भर करता है। तो वायरिंग में आवश्यक केबल के आकार की गणना करने के लिए महत्वपूर्ण कारक केबलों की करंट कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि एक केबल कितनी करंट सहन करेगी वही होती है। तो केबल की धारा वहन क्षमता, करंट कैरिंग कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको ध्यान हो तो कल वाली वीडियो में बताया था। किसी वैद्युतिक वायरिंग में केबल तांबे या एल्यूमिनियम का होना चाहिए। पावर एवं लाइट सर्किट के लिए केबल उचित आकार का होना चाहिए। पावर एवं लाइट सर्किट के लिए केबल उचित आकार का होना चाहिए, जिससे केबल वायरिंग स्थापना के लिए अनुमोदित ऊष्मीय सीमा को पार किए बिना सर्किट भार को वहन कर सकें। सो पावर और लाइट सर्किट के लिए केबल प्रॉपर वैल्यू का जो चाहिए, ताकि जितनी भी हीट आए कुछ भी हो वो उसको सहन कर सके। फैन एवं लाइट लोड के लिए वायरिंग के लिए केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ परिक्षेत्र क्षेत्रफल, तांबे के लिए तो 1.12 mm² एवं एल्युमिनियम के लिए 1.5 mm² क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। यानी कि इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा ले सकते हो बट मिनिमम इतना होना चाहिए। बात करें पावर वायरिंग की, तो पावर वायरिंग के लिए कॉपर का 1.5 mm² और एल्युमिनियम का 2.5 mm²। तो आप देख रहे हो एल्युमिनियम क्योंकि थोड़ी इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और काफ़ी मतलब कॉपर के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम इसकी कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको ज़्यादा मोटाई लेते हैं, इसीलिए इसकी मोटाई ज़्यादा ली जाती है। तो BIS संस्कृति के अनुसार फ्लेक्सिबल बोर्ड के केबल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निम्न 0.5 तांबे के लिए होना चाहिए। BIS क्या कहता है, देखिए किस हिसाब से देता है। लाइट और फैन लोड के लिए जो करंट रेटिंग होती है वो 1.25 एम्पियर, लाइट और फैन लोड के लिए सर्किट 2 में 1.25 एम्पियर है। सेकंड है 2000 वाट की लोड पावर धारा के लिए 8 एम्पियर और 1000 वाट की लोड पावर धारा के लिए 4 एम्पियर। यानी कि निकाली गई है वैल्यूज, कहाँ से निकाली गई है, ऊपर दिए गए पावर तथा लाइट का जो फैन सर्किट, ऊपर जो आपने अभी मैंने डायग्राम आपको दिखाया था, ठीक है 320 डायग्राम दिखाया था आपको एक चीज बता दूं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I। पावर का फॉर्मूला होता है V × I। पावर आपने पहले सर्किट में कितना निकाला था, 320 वाट, ठीक है। वोल्टेज मान लो आपको 250 मिल रहा है, तो करंट क्या होगी, तो 350 में 250 का भाग दे दो, कितनी आएगी 1.28, यानी कि पहले सर्किट के लिए करंट हो गई 1.2। इसी तरह से दूसरे सर्किट का 280 वाट था, तो दूसरे सर्किट की करंट हो गई 1.25। तीसरे सर्किट में 8 एम्पियर, चौथे में 4 एम्पियर और पांचवें में 2.5। तो टोटल करंट अगर अपन निकालें, कुल भार कितना हो गया, 8 + 4 12 एम्पियर। तो लाइट एवं फैन लोड के उप सर्किटों के लिए केबल का आकार तांबे के लिए 1/1.12 तथा एल्युमिनियम के लिए 1/1.4 होगा।
क्योंकि यह प्रयोग की जाने वाली अल्पतम आकार है, यानी कि मिनिमम वैल्यू आप देख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू जो आपको बताई गई थी 1.15 और 1.14 उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो हालांकि इतना ये पूछा नहीं जाएगा, जो आपको मैंने अभी ये चीज़ बताई थी ना, यहाँ पे ये बस लाइट लोड के लिए 1.12 1.15 और हाई पावर लोड के लिए 1.5 और 1.2.5, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी अपने काम का नहीं है। सिलेक्शन ऑफ सप्लाई सिस्टम, सप्लाई सिस्टम का सिलेक्शन आप कैसे करोगे? कुछ नहीं, सिंगल फेज थ्री फेज लाइन चाहिए, तो प्रत्येक विद्युत परिषद संबंधित भार पर आधारित आपूर्ति प्रणाली के चयन के लिए समय समय पर सूचनाएं देता है। यदि किसी वैद्युतिक वायरिंग स्थापना संयोजित भार 300 वाट या उससे कम है, 300 वाट से आपको अगर कम पावर चाहिए एक बोर्ड में, तो आप लोग सिंगल फेज का चयन करेंगे। और यदि एक सर्किट का भार, सिर्फ एक सब सर्किट का भार 300 वाट से अधिक है, तो 3 फेज की आपको रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप लोग 3 फेज की सप्लाई लें। तो इस प्रकार 3000 वाट से कम है तो सिंगल फेज और 3000 वाट से अधिक है तो 3 फेज। तो देखो कितना बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि यदि 3000 वाट से अधिक है तो सिंगल फेज और 3000 वाट से अधिक है तो डबल फेज। ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल फेज और 3 फेज का। एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट का आप एस्टिमेट किस प्रकार से करते हैं, तो छोड़ दो इसे। ठीक है, आगे बढ़ो। विशेष वायरिंग सर्किट, ठीक है, अब आपके सामने आता है भवनों में सामान्य वायरिंग के अतिरिक्त कुछ विशेष गोडाउन वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग। देखो गोडाउन वायरिंग आप किस तरह से करोगे, तो गोदाम की सामान्य वायरिंग में स्विच, लैंप, फ्यूज एवं सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाएगा। गोदाम वायरिंग की विशेषता क्या है? जब हम अगले स्विच के द्वारा दूसरे लैंप को ऑन करें तो प्रीवियस लोड ऑन हो जाए। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कल मैंने वैसे इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है और मैं आपको दे भी दूंगा। ठीक है, देखो मान लो कि मैं एक पहले नंबर के कमरे में 2 3 4 कमरे, पहले नंबर के कमरे में गया तो मैंने पहले नंबर का स्विच दबाया, जैसे ही मैं पहला स्विच दबाऊं तो पहला बल्ब जले। मगर जैसे मैं दूसरे कमरे में जाऊं तो क्या पहले स्विच का बल्ब का कोई काम है? तो जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंच के बटन दबाऊं दूसरे कमरे का बल्ब ऑन हो जाए और पहले कमरे का बल्ब ऑफ हो जाए। सेम तीसरे, सेम चौथे कमरे में, जैसे ही आगे कमरे में पहुंचो पिछले वाले कमरे का बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। ये होती है आपकी गोडाउन वायरिंग। तो गोडाउन वायरिंग में हम लोग 3 वे स्विच, 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं, 2 वे स्विच का इस्तेमाल करेंगे और ये होती है आपकी गोडाउन वायरिंग का डायग्राम। तो ये आपकी क्या है, प्रैक्टिकल में आएगा। इसकी प्रॉपर वीडियो मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहां से आप समझेंगे। ठीक है, गोडाउन वायरिंग यहाँ पे बिल्कुल बेकार ढंग से समझा रखा है, मैं आपको समझाऊंगा उस तरीके से आप लोग करेंगे। टनल वायरिंग, टनल वायरिंग का भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है, टनल वायरिंग का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग टनल वायरिंग को समझ सकते हैं। तो टनल वायरिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोगों को अगर समझना है तो टनल वायरिंग वहां से आप समझ सकते हैं। यहाँ 3 स्विच इस्तेमाल किया जाता है टनल वायरिंग में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए 3 स्विच इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए लैंप 1 2 3, अब तीनों लैंप क्या है, अलग अलग प्रकार से होते हैं, तीनों लैंप अलग अलग होते हैं। देखिए पहले स्विच को तो क्या करेंगे, अपन ने फेज दे दिया। ठीक है, नीचे से सबको फेज दे दिया आपने। फेज देने के बाद देखिए अब यहाँ से इसको फेज दे दिया और यहाँ से इसको, यानी कि नीचे वाले पॉइंट में सबको फेज आपने प्रोवाइड कर दिया, नीचे वाले पॉइंट में सबको फेज प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, लैंप का पहला पॉइंट आएगा पहले स्विच पे और दूसरा पॉइंट आएगा दूसरे लैंप के बीच वाले पॉइंट पे। इसी तरह से दूसरे लैंप का पहला पॉइंट पहले लैंप के फर्स्ट पॉइंट पे और दूसरे लैंप का दूसरा पॉइंट तीसरे वाले लैंप के सेकंड पॉइंट पे। फिर फर्स्ट लैंप का, थर्ड लैंप का पहला पॉइंट दूसरे लैंप पे और इसका जो आगे कुछ है नहीं तो इसी लैंप पे आएगा। इस तरह से टनल लैंप के कनेक्शन दिए जाते हैं। हालांकि कुछ नहीं देखना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप लोग देख लेंगे। वर्किंग वायरिंग सर्किट ऑफ कार्यशाला, यानी कि आप कार्यशाला में बैठे हो तो उस कार्यशाला की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए ये आपका क्या है, वर्क बेंच है जहां पे आप काम कर रहे हो। जहां पर एंटर होता है वहीं पे आपका आईसी टीपीआईसी स्विच लगा होता है, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच, वहां पे सप्लाई आ जाती है। तो इसमें इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। घरेलू वायरिंग का लेआउट, तो वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना करने से पूर्व सर्वप्रथम उसका एक लेआउट बनाना आवश्यक है। जिस भी वैद्युतिक वायरिंग के लिए स्थापना करनी है उसका लेआउट बनाया जाना चाहिए। तो देखिए लेआउट कैसे बनाओगे आप लोग, मान लो भाई एक बोर्ड आपको यहाँ देना है, एक लैंप यहाँ लगानी है, एक लैंप यहाँ लगानी है, 2 लैंप लगानी है या 2 स्विच लगाने हैं और एक यहाँ पे बल्ब लगाना है। 2 लैंप है, मानी कि 2 स्विच है और उस स्विच से एक लैंप ऑपरेट करना है। तो हाइट नाप लो भाई, लैंप और इसके बीच की हाइट 3 फुट रहेगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच की, दोनों स्विच के बीच की डिस्टेंस रहेगी 600 मीटर। कुछ भी अपने नाप ली और उस हिसाब से आप लोग मेजरमेंट कर लोगे और उसी हिसाब। चलिए अब हम लोगों को देखना है कि वायरिंग में जो फॉल्ट उत्पन्न होता है, ठीक है, कौन कौन से फॉल्ट है जो कि वायरिंग में प्रोड्यूस हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपका जो फ्यूज़ है, क्योंकि पूरी सप्लाई फ्यूज़ के थ्रू होकर आती है। यदि मेन स्विच ऑन करते ही फ्यूज़ उड़ जाए, इसका कारण क्या है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट हो चुका था, जैसे ही आपने सप्लाई ऑन करा
तो आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आप क्या करेंगे, वो स्थान खोजें जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है और फ्यूज़ को बदल दें। दूसरी परिस्थिति में मेन स्विच ऑन करने के बाद लोड थोड़ा बढ़ाया, मान लो आपने टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, मिक्सी सब चला दिया, तो लोड बढ़ने पर आपका क्या हुआ, फ्यूज़ उड़ गया। तो फ्यूज़ की करंट रेटिंग कैपेसिटी कम है, यानी कि फ्यूज़ आप अधिक कैपेसिटी का लगाइए। अगला हो सकता है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होने के दोस्तों बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारे घरों में, ठीक है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब भी दो वायर, चाहे वो फेज हो, चाहे वो फेज न्यूट्रल हो या फेज अर्थ हो, जब भी दो वायर आपस में टच हो जाएंगे सप्लाई के, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फेज तथा न्यूट्रल का आपस में कनेक्ट हो जाना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। ऐसी परिस्थिति में सर्किट में से प्रवाहित होना, और जब भी फेज शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट का मान बहुत अधिक हो जाता है और वोल्टेज का मान बिल्कुल जीरो हो जाता है। ध्यान रखेंगे, शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू एकदम हाई हो जाती है और वोल्टेज की वैल्यू एकदम लो हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में परिपथ में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है और फ्यूज उड़ जाता है। इस फॉल्ट को टेस्ट लैंप की सहायता से चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी फ्यूज करंट निकाल देंगे, मेन स्विच को ऑन रहने देंगे, मेन स्विच ऑन रहेगा, लोड लगे रहेंगे, स्विच ऑन कर देंगे। अब क्या करेंगे, प्रत्येक फ्यूज कटआउट पर हम टेस्ट लैंप लगाएंगे। मानो अगर टेस्ट लैंप मैंने लगाऊंगा दोनों पॉइंट पे, टेस्ट लैंप के दो वायर होंगे। टेस्ट लैंप किस प्रकार से बनाते हैं उसका वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीरीज पैरेलल दोनों। जैसे आप टच करोगे, अगर बल्ब बहुत तेजी से जले, अगर बल्ब बहुत तेजी से जले यानी कि शॉर्ट सर्किट है, और अगर बल्ब नहीं जले यानी कि वायर टूटा हुआ है। तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, उसे बंद करेंगे और पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट कहाँ हुआ है उसकी जांच करेंगे। पता पड़ जाएगा भाई तीनों फेज में से किस फेज में हुआ है। ओपन सर्किट, यदि स्विच ऑन करने के बाद भी लैंप नहीं जले, इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट फॉल्ट है। ओपन सर्किट फॉल्ट कब होता है, मान लो कोई वायर कहीं से टूट जाता है तब ओपन सर्किट होता है। तो टेस्ट लैंप की सहायता से हम जांच करेंगे एक एक करके कि कौन सा वायर टूटा हुआ है और उसे बदल देंगे। लीकेज एक तरह से अर्थ फॉल्ट होता है। यदि वायरिंग में फेज केबल, न्यूट्रल केबल और अर्थ वायर के साथ आंशिक रूप से टच हो रही हो तो लीकेज फॉल्ट पैदा होता है। इस स्थिति को खोजने के लिए टेस्ट लैंप को न्यूट्रल, एक तो न्यूट्रल पे लगाएंगे हम लोग और एक अर्थ यानी कि उसकी बॉडी पे टच करेंगे, और यदि लैंप जलता है यानी कि अर्थ फॉल्ट है और उसे ढूंढकर दूर करेंगे। अर्थिंग, यदि किसी भी विद्युत उपकरण की बॉडी, मान लो कोई बॉडी है किसी भी उपकरण की, मैं कह सकता हूँ आप मान लीजिए कूलर है, आप कूलर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बॉडी पे अगर फेज वायर टच हो जाएगा तो पूरी बॉडी में करंट आने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, उस पर अर्थिंग हो रही है, इसे हम कहेंगे अर्थिंग हो रही है। तो हम जांच करेंगे अर्थिंग आए कौन सा वायर, तो वायर कूलर में एक ही जगह होता है तो पूरा ओपन करके चेक करेंगे कि कौन सा वायर टच हो रहा है बॉडी से। जो भी वायर टच हो रहा होगा उसे हम दूर करेंगे और फॉल्ट को ठीक करेंगे। अगला पॉइंट है वैद्युतिक वायरिंग का टेस्टिंग। तो टेस्टिंग किस प्रकार से करेंगे हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग की, तो वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के बाद उसका निरीक्षण करना आवश्यक है और इसका निरीक्षण हम लोग निम्न प्रकार से करते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी टेस्ट, यानी कि जो लाइन है आपकी दो, उनके बीच में कंटिन्यूटी प्रॉपर है या नहीं है, और अगर कंटिन्यूटी नहीं है और ओपन सर्किट है तो कहाँ है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट को ही ओपन सर्किट टेस्ट कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट को ही ओपन सर्किट टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, मेन स्विच को ऑफ करेंगे, ठीक है, सभी स्विच ऑफ स्थिति में रहेंगे, सभी पंखे इत्यादि कनेक्ट रहेंगे, सभी पंखे वगैरह कनेक्ट रहेंगे। मेगर यंत्र के द्वारा अर्थ व लाइन सिरे को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के दो सिरों पर लगाएंगे। अब मेगर के हैंडल को हम लोग घुमाते जाएंगे, ठीक है, और यदि स्विच ऑफ है तो मेगर इन्फिनिटी अगर स्विच ऑफ है मान लो, और अगर मेगर इन्फिनिटी दर्शाए यानी कि प्रतिरोध की वैल्यू बहुत ज़्यादा है यानी कि ओपन सर्किट है। और यदि उपरिपथ की किसी एक स्विच को ऑन किया जाए और मेगर जीरो डिफ्लेक्शन दर्शाए, मान लो कोई भी एक ऑन कर दिया और जीरो डिफ्लेक्शन दर्शाए, इसका मतलब हमारा फॉल्ट है। और इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जहां पर भी विक्षेप नहीं है, यदि किसी उपभोक्ता इकाई के स्विच की ऑन स्थिति में मेगर शून्य विक्षेप नहीं दर्शाता, इसका अर्थ है कि वह सर्किट ओपन है और उसमें निरंतरता। मान लो जीरो नहीं दर्शा रहा यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जब ओपन हो गया तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये ओपन है और इसकी जांच करेंगे। जब किसी विद्युत उपभोग इकाई के स्विच की ऑन एवं ऑफ दोनों स्थितियों में मेगर शून्य विक्षेप दर्शाए, इसका अर्थ है कि सर्किट शॉर्ट सर्किट है। अब जीरो विक्षेप यानी कि रेजिस्टेंस का मान बिल्कुल जीरो हो गया, और जीरो हो गया यानी कि करंट फुल होगी, और करंट ज़्यादा कब फुल होती है, जब आपका शॉर्ट सर्किट हो। तो कंटिन्यूटी टेस्ट को ओपन सर्किट टेस्ट भी कहा जाता है। जब जीरो दर्शाए, जब आपका देखिए विक्षेपण जीरो नहीं दर्शाए तब आपका ओपन सर्किट है, और जब जीरो दर्शाएगा तब आपका शॉर्ट सर्किट है, ध्यान रखेंगे। मेगर, ठीक है, मेगर से जांच करेंगे। पोलैरिटी टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट के द्वारा यह जांच की जाती है कि फेज केबल को स्विच के द्वारा कंट्रोल किया गया है अथवा नहीं, और फेज केबल को सॉकेट के दाएं पिन में कनेक्ट, यानी कि प्रॉपर अपन बोलते हैं कि फेज दाएं पिन में तो दाएं पिन में, न्यूट्रल बाएं पिन में तो बाएं पिन में, ये सारी जांच हम टेस्ट लैंप या नियॉन टेस्टर आपने देखा होगा, छोटा सा टेस्टर होता है, उस टेस्टर की मदद से मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्टर कैसा होता है। आपने देखा होगा टेस्टर होता है ना छोटा सा, आप सभी लोगों में, उस टेस्टर की मदद से हम लोग अपनी सप्लाई की जांच करते हैं।
जिसमें अगर लाइट ग्लो होती है तो वो फेज है और नहीं हो रही तो वो न्यूट्रल है। टेस्ट बाय टेस्ट लैम्प, तो टेस्ट लैम्प से कैसे टेस्ट करेंगे? टेस्ट लैम्प द्वारा पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए यह ज्ञात किया जाता है कि जो फेज आपने कनेक्ट किया है वो सीधा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसकी जांच टेस्ट लैम्प के द्वारा की जाएगी। इस स्थिति में स्विच को ऑफ स्थिति में रखा जाता है। मेन स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फ्यूज लगे रहते हैं। जिस लैम्प का प्रयोग परीक्षण के लिए किया जा रहा है उसका एक सिरा अर्थ टर्मिनल एवं दूसरा स्विच के एक सिरे पर लगाया जाएगा। और यदि लैंप रोशनी दे रहा है, मान लो अगर बल्ब इस कंडीशन में ग्लो कर गया, तो हम क्या कहेंगे? मेन स्विच ऑन स्थिति में रहता है और इस अवस्था में ये माना जाएगा कि स्विच में फेज कंट्रोल हो रहा है। तो ये कुछ टेस्ट है, ये अपन देख लेंगे। देखो अब नियॉन टेस्टर, ये देखो ये रहा टेस्टर। अपन क्या करेंगे? सीधे लाइन पे देंगे और अगर लाइन पे देने पर अगर वो ग्लो करे, इसका मतलब क्या है? ये नियॉन टेस्टर सही है और मतलब अपनी सप्लाई बिल्कुल सही है। इंसुलेशन टेस्ट बिटवीन कंडक्टर और अर्थ, कंडक्टर और अर्थ के बीच अपन इंसुलेशन टेस्ट कैसे नापेंगे? तो इसका भी ये है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम लोग मेगर के थ्रू क्या है, एक बॉडी तो अर्थ पे लगाएंगे और दूसरा अर्थ में लगा देंगे, यानी कि एक तो अपन अर्थ में दे देंगे और दूसरा उसकी बॉडी पर टच करेंगे और घुमाएंगे और उसके डिफ्लेक्शन के आधार पर नाप लेंगे चीज़ें अपन। चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? अर्थ टेस्ट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, अर्थ टेस्ट के लिए किस चीज़ का आप उपयोग करते हैं? तो अर्थ टेस्ट के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है, मेगर का प्रयोग किया जाता है। बात करें दूसरा, इंसुलेशन टेस्ट बिटवीन कंडक्टर, तो कंडक्टर के बीच आपको इंसुलेशन टेस्ट करना है, तब भी अपन मेगर का इस्तेमाल ही करेंगे, क्योंकि मेगर मेगा ओम में, मेगर ध्यान रखेंगे, मेगर एम से नाम है, मेगा ओम में रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करता है। तो चैप्टर आपका खत्म हो गया। देखिए अब दोस्तों रिवीजन है और इसके जो क्वेश्चन आपके सामने मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 95 है। तो ये जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, हो सकता है अगर आप लोग सभी बोलेंगे कमेंट में लाइव, तो लाइव क्लास करेंगे जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन लाइव कराऊंगा। तो आपको जितनी भी अभी तक 4-5 क्लास हो चुकी है वो क्लास अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग लाइव इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और देखिएगा अगर आपने मेरी क्लास अच्छे से देखी तो आप एक ही क्वेश्चन कितनी जल्दी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।